हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। 2023 का पेपर भी होने ही वाला है। 16 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है पेपर, और हिंदी का फर्स्ट पेपर, इसलिए हम आपका हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही लिख दिया है कि 101% आने के चांसेस है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 100% की आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं पिछले 3 सालों से पेपर उठा के देखा हूँ तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय प्रॉपरली आया हुआ है। तो आपको पहले बता दें कि तुलसीदास के जीवन परिचय बहुत ही सरल भाषा में आपको लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे, और देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसीदास जी के जीवन परिचय आराम से हम समझेंगे और बारीकी से समझेंगे, जिससे कि ज़्यादा हमें कोई तकलीफ भी ना हो और दिक्कत भी ना हो। और हमें याद नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक, याद हमें सिर्फ बारीकी समझना है। ठीक है, ज़्यादा रटने से क्या होता है, हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें रटना नहीं है, बारीकी से समझना है और समझ समझ के लिखना है, क्योंकि हिंदी तो हमें आती ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी। ठीक है, सन 1532 ईस्वी। मैंने आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैंने अपने पूरे वीडियोस में जो हाईलाइटेड चीज़ रखी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाईलाइटेड चीज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप हाईलाइटेड चीज़ को याद रखते हैं तो आप हिंदी बनाकर भी पेपर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी या विक्रमी संवत 1589। ठीक है, विक्रमी संवत 1589 को बांदा जिले के, अब यहाँ पे बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम था, तो आप लिख सकते हैं चित्रकूट जिले के। ठीक है, क्योंकि पहले तो बांदा था लेकिन अब चेंज हो गया नाम, अब चित्रकूट में लगने लगा है राजापुर, तो अब चित्रकूट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बांदा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चित्रकूट लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बांदा जिले के राजापुर नामक, आप चित्रकूट भी लिख सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है कि आपको पिता का नाम और माता का नाम, ये जो जी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखेंगे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, माता का क्या नाम था, माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के, ठीक है, कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, सोरो नामक गांव को मानते हैं। इनके यहाँ से इनके बचपन का नाम राम बोला था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। ठीक है, ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त, ठीक, इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, ठीक है, अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने, ठीक है, इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। ठीक है, अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनके गुरु स्वामी, ठीक है, यहाँ से इनके गुरु स्वामी नरहरिदास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके गुरु स्वामी, इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, तो इनके माता पिता ने इनको जब त्याग कर दिया था तो गुरु नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही, ठीक, इनके जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। अब आप कहेंगे कि 32 दांत मौजूद थे तो इसीलिए तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। ठीक है, वो सोचे थे कि ये कोई राक्षस है जो हमारे घर में जन्म ले लिया, इसीलिए उनका त्याग कर दिया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि माता पिता ने उनका त्याग इसीलिए किया था क्योंकि वो जिनका जब जन्म हुआ था तो उनके 32 दांत मौजूद थे। वो उन्होंने सोचा कि ये कोई राक्षस है, ऐसे मतलब कोई राक्षस है, इसीलिए हम मतलब कि वो त्याग दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि उनके जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। ठीक है, इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनका विवाह किसके साथ हुआ था, रत्नावली के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में, ठीक है, ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे।
ठीक है। ये इनका कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन ठीक है, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य, ठीक है, इनके मन में क्या वैराग्य उत्पन्न हो गया, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। ठीक है, ये अपनी पत्नी के प्रेम में क्या रहते थे, बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी को चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए, काशी चले गए। काशी के एक शेष सनातन, ठीक है, काशी के एक शेष सनातन नामक विद्वान से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये पॉइंट जरूर आपको पेपर में लिखना है। तो ये काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से, ठीक, शेष सनातन नामक विद्वान से वेद और पुराणों, ठीक है, वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इन्होंने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है, वेद और पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन, ठीक है, इनके जीवन की बात करें तो इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। ठीक है, तो इनका जीवन सबसे ज्यादा कहाँ, तो काशी, अयोध्या और चित्रकूट में इनका जीवन अधिक बीता। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। ठीक, इनका जब जन्म ही कोई निश्चित डेट नहीं था, कोई निश्चित दिन नहीं था, कोई निश्चित काल नहीं था, तो इसीलिए इनकी मृत्यु भी लगभग में हुई है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। हमें लगभग लगाना है क्योंकि इनका भी कोई काल या समय कोई निश्चित नहीं था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को के लगभग हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, 1583। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं फिलहाल यहीं के अलावा और कहीं से आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस, ठीक है, श्री रामचरितमानस हो गई, गीतावली हो गई, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। तो दोस्तों, कैसे लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्लास 10th की या यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।